वेलकम इन CAP फिजिक्स क्लासेस। फर्स्ट ईयर की इस क्लास पे हम आज एनालिसिस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण, जो कि फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले आप जान चुके हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी, और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हो और उसको न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो फिजिकल क्वांटिटी होता है। जब हम फिजिकल क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी उसके मान और दिशा के आधार पर जब डिवाइड करते हैं तो हमको मेनली दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी मिलती हैं। जैसे सपोज करिए अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास या द्रव्यमान कहा जाए 40 kg है, तो अगर 40 kg उसका मास है तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड यानी मात्रा है उसका, ये इसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि उसका द्रव्यमान बताने के लिए हमको 40 kg के अलावा हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि 40 kg किस डायरेक्शन में या किस दिशा में। लेकिन यहीं पर किसी ऑब्जेक्ट के अगर हमको वेलोसिटी, वेग को बताना हो, फोर्स को बताना हो, तो हमको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फोर्स है, अगर कभी किसी ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो तुरंत क्वेश्चन किया जाएगा कि 5 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए हम कहेंगे कि यह जो क्वांटिटी है इसमें आपको मैग्नीट्यूड यानी मात्रा का भी और साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला जो है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसको अदिश राशि भी कहा जाता है, अदिश राशि। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड यानी मात्रा कहिए, क्वांटिटी या परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड, मात्रा यानी कि परिमाण, हाउ मच, कितनी मात्रा की ज़रूरत है, उसकी अगर आवश्यकता होती है तो हम कहेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो द्रव्यमान यानी मास स्केलर क्वांटिटी है। मास को हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो जैसे 40 kg हमने बताया, तो केवल 40 kg ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है लिखने के लिए, मास को बताने के लिए। यानी मास के इंफॉर्मेशन के लिए केवल 40 kg ही कंप्लीट है। लेंथ यानी लंबाई, अगर कहा जाए किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई 10 मीटर है तो ये कंप्लीट आंसर है 10 मीटर। तो मास हो गया, लेंथ हो गया, इसी तरह से चाल, स्पीड, ये भी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी केवल आपको बताना है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जैसे सपोज करिए 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये सफिशिएंट है बताने के लिए। इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं हो रही। तो केवल अगर मैग्नीट्यूड, मात्रा यानी परिमाण की आवश्यकता होती है मापने के लिए, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हमको इन सब फिजिकल क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो दूसरे टाइप की क्वांटिटी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी या इसको कहा जाता है सदिश राशि। अब देखिए नाम है सदिश यानी दिशा सहित, वेक्टर क्वांटिटी को यानी दिशा सहित, यानी जिन फिजिकल क्वांटिटी को यानी जिन भौतिक राशियों को
मापने के लिए परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन यानी दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, जैसे कह दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ए से बी तक डिस्प्लेस कर रहा है यानी विस्थापित हो रहा है, यहाँ से हटाकर यहाँ रख दिया गया है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुआ है तो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट, इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर चला है तो तुरंत दिशा की जरूरत पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा ए से बी की ओर, यानी 5 मीटर फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी ये एक डायरेक्शन हो गया, या बी टू ए तो ये डायरेक्शन हो गया। तो इस तरीके से विस्थापन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी ले लें, वेलोसिटी यानी कि वेग, और कहा जाए किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो अगर 5 मीटर अगर उसकी वेलोसिटी है तो आपको बताना पड़ेगा 5 मीटर और किस डायरेक्शन में, तो सपोज करिए ईस्ट डायरेक्शन में। तो पूर्व दिशा में अगर वो ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हम कहेंगे कि 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, तो उसका वेग जो होगा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन में हो। तो यहाँ दिशा भी जरूरत पड़ रही है, मैग्नीट्यूड भी जरूरत पड़ रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिया जाए, फोर्स यानी बल, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। तो फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर हम कहा जाए किसी ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा है तो तुरंत एक क्वेश्चन अराइज होगा किस दिशा में, तो आपको बताना होगा। जैसे सपोज करिए नॉर्थ डायरेक्शन में, तो कहेंगे कि 5 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पर फोर्स भी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो हमने बताया विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेग, फोर्स जो कि बल, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन यानी दिशा की भी ज़रूरत होती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी का यूज क्या है, कितने तरीके के होते हैं, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई इत्यादि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं वो वेक्टर क्वांटिटी का कैसे किए जाते हैं वो सब हम यहाँ स्टडी करेंगे। चलिए, अब एक वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और जानेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, और स्केलर यानी अदिश और सदिशों में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंतर कैसे करेंगे। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी तीर से। एक अगर एरो ऐसे आप बना देते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो इनिशियल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट जिसको हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं जहाँ से वेक्टर कार्य करता है, ये इसका क्रियाकारी बिंदु भी कहलाता है। और जहाँ पर जाकर टर्मिनेट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, इसका जो ये वाला पॉइंट है ये इसका हेड होता है। तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट जो कि टेल, यही आपका टेल भी कहलाता है, और ये हो गया हेड जिसको हम टर्मिनेटिंग पॉइंट कहते हैं। तो एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो रिप्रेजेंट करने के लिए एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जहाँ से स्टार्ट होता है वो इनिशियल पॉइंट या उसका टेल या क्रियाकारी बिंदु होता है, या जहाँ पर ये टर्मिनेट होता है एरो बना हुआ है ये इसका हेड या टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। और इसका डायरेक्शन, एरो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो उस डायरेक्शन में वो वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। और एरो का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो यानी तीर की जो लंबाई है, तीर की लंबाई वो क्या बताता है, वो उस वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि के मात्रा यानी मैग्नीट्यूड को बताता है। इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को एक एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको पिक्टोरियल डायग्राम के रूप में, पिक्टोरियल में चित्र के रूप में हम ऐसे दिखाएंगे, लेकिन इंग्लिश के अल्फाबेट जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, इस तरह से लिख करके और ऊपर एक छोटा सा एरो बना देते हैं और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या स्मॉल लेटर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इसके ऊपर एरो लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमारा तरीका है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। कितने तरीके के होते हैं वेक्टर? अब वेक्टरों को जब देखा जाता है तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर, एक्टिंग पॉइंट क्रियाकारी बिंदु के आधार पर वेक्टर को कई पार्ट में डिवाइड किया गया। अब हमको वेक्टर का डिवीजन जानना है। तो जीरो वेक्टर या शून्य सदिश, जीरो वेक्टर किसको कहेंगे? जो जहां से शुरू हो वहीं खत्म हो जाए, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, जिसको हम मात्रा भी कहेंगे क्वांटिटी, या उसका लेंथ जीरो हो, तो ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक कार है और वो यहाँ से मूव करते हुए इस पॉइंट से मूव करना शुरू करता है और ऐसे गया और यू टर्न मार करके फिर वहीं पर वापस आ गया, यहाँ पर फिर वापस आ गया। तो जितना डिस्टेंस गया फिर वापस लौट के आ गया तो अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ गया, तो इसका कहेंगे कि इसका विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट, वो जीरो है और इसको हम शून्य वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे, जीरो के ऊपर वेक्टर लगा करके। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण शून्य हो उसको हम नल वेक्टर कहेंगे। और इसका डायरेक्शन इन्फिनिटी होता है, दिशा जो होती है इसकी दिशा अनंत होती है। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बस इसका लेंथ जीरो होगा। तो एक एग्जाम्पल हमने बताया जीरो वेक्टर का, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जीरो बनाकर ऊपर की ओर एक एरो बना देते हैं। दूसरे जो टाइप का वेक्टर आता है, दूसरा ये होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर या समान सदिश। इक्वल वेक्टर यानी ऐसे दो वेक्टर आप बनाए, सपोज करिए यहाँ पर हम एक वेक्टर बनाए, एक एरो ये है, एक दूसरा हमने एक एरो बनाया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ मात्रा, दोनों ही जो है सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए दोनों वेक्टर इक्वल लेंथ के बनाए गए, जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी भी है, जिस डायरेक्शन में ये काम कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी है, तो दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएंगे।
इसका अगर नाम हम दे दें वेक्टर ए, इसका नाम अगर दे दिया जाए वेक्टर बी, तो इनको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए बीच में इक्वल का साइन लगाकर और वेक्टर बी, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी। तो ऐसे वेक्टर जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी दिशा भी और उसकी लंबाई दोनों बराबर हो, इक्वल वेक्टर हो जाता है। तीसरी टाइप का जो वेक्टर होता है वो अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर उसका कहलाता है। थर्ड, निगेटिव वेक्टर। या इसको ऋण सदिश कहा जाता है। निगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे? जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड यानी मात्रा में तो समान हो, लंबाई बराबर होनी चाहिए। जैसे यहां पर हम ये दो पेन ले लें तो दोनों का लेंथ इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन हम इसका उल्टा कर दें इस तरीके से तो ये एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर हो जाएंगे। तो लंबाई में तो समान होने चाहिए लेकिन दिशा विपरीत होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो निगेटिव वेक्टर हैं एक दूसरे के। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड यानी मात्रा में तो इक्वल होना चाहिए, बट लेकिन अपोजिट, अपोजिट इन डायरेक्शन, दिशा में उल्टा होना चाहिए, विपरीत। तो जो भी वेक्टर होगा वो ऋण सदिश कहलाएगा। तो परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत हो तो ऐसे वेक्टर को हम निगेटिव वेक्टर कहेंगे। इसका पिक्टोरियल डायग्राम चित्र के रूप में अगर बनाना चाहें तो इतने ही लेंथ का इसके पैरेलल एक वेक्टर बना लीजिए, लेकिन एरो इधर की ओर है तो अब एरो का डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए। तो ये दोनों एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर होंगे। अगर इसको हम ए से रिप्रेजेंट करें और इसको वेक्टर बी से, तो दोनों को अगर हमको लिखना होगा तो वेक्टर ए लिखकर इक्वल तो करेंगे लेकिन साइन चेंज कर देंगे, माइनस बी के लिखेंगे। तो ए बी का ऋण सदिश होगा और बी ए का ऋण सदिश होगा, यानी बोथ आर निगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर। तो ये निगेटिव वेक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी इधर की ओर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और एक दूसरी गाड़ी जो है इधर से आ रही है, ये भी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रही है। तो ये इधर से आ रही है और ये इधर से जा रही है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। ये भी देखिए 20 मीटर से जा रही है पर सेकंड, ये भी 20 मीटर से आ रहा है। तो दोनों गाड़ियां एक ही स्पीड से आ रही हैं एक दूसरे की ओर, लेकिन इसका अगर इधर की ओर पॉजिटिव मानेंगे तो इसका इधर से इधर आ रहा है तो -20 मानेंगे। तो यहां पर दोनों परिमाण में तो समान है, 20 ये भी है 20, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों एक दूसरे के निगेटिव हो जाएंगे। तो ये ऋण सदिश होता है। ऋण सदिशों की एक और खासियत होती है कि अगर a इक्वल -b है तो b को हम लेफ्ट में ट्रांसफर करें तो a ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और वेक्टर a प्लस b इक्वल हो जाएगा 0 वेक्टर के। यानी अगर दो एक दूसरे के ऋण सदिश हैं तो उनको आपस में जोड़ा जाए तो शून्य सदिश हो जाते हैं। तो ऐसे दो सदिश जिनको जोड़ने पर शून्य सदिश हो जाएं, एक दूसरे के ऋण सदिश हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रॉपर्टी है किसका? निगेटिव वेक्टर या ऋण सदिश का, कि दो सदिशों को ऐड करने पर 0 हो जाए तो वो निगेटिव वेक्टर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो वेक्टर है, यहां पर हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स बता रहे हैं। इसके बाद से पोजीशन वेक्टर आता है। पोजीशन वेक्टर, स्थित सदिश। पोजीशन वेक्टर,
पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो किसी भी स्पेस में अगर हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस लें तो कटान बिंदु ये जो होता है इसका ओरिजिन होता है, ये एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं जहाँ से हर एक पॉइंट की दूरी नापी जाती है। तो इस पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें, सपोज करिए P, तो किसी भी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाला ये जो सदिश होता है इसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और पोजीशन वेक्टर को वेक्टर R से डिनोट किया जाता है। यानी O से P, अगर कोई पॉइंट सपोज करिए यहाँ पर है Q, तो Q का पोजीशन वेक्टर लेना है तो मूल बिंदु से इसको मिला दीजिए, तो O से Q, ये O Q, ये Q का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। O से P, तो OP लिखकर वेक्टर ऐसे लिखेंगे, ये P का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। यानी किसी भी पॉइंट को मूल बिंदु ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है, मिलाने वाला सदिश, वो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाला सदिश पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और यह हमेशा O से ही स्टार्ट होगा। यानी O से P तक अगर हमको वेक्टर लिखना है तो ये OP वेक्टर होगा जो P की पोजीशन को बताएगा, और पोजीशन वेक्टर को वेक्टर स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। तो ये है पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट जो है आपका कोलिनियर वेक्टर या समांतर सदिश क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स समांतर सदिश। कोलिनियर समांतर सदिश यानी कि अगर दो वेक्टर ऐसे दो वेक्टर जो दो समांतर रेखाओं के अनुदिश कार्य करें, दो समांतर रेखा यानी पैरेलल रेखाओं के अनुदिश के एलॉन्ग कार्य करते हैं, उनको हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। सपोज करिए कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों पैरेलल लाइन है, इसमें एक वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है ये, लेकिन इसमें एक वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन लेंथ इक्वल नहीं है, तो केवल पैरेलल लाइन में काम करना चाहिए। तो ऐसे दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। और कोलिनियर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अगर इसका नाम हम सपोज करिए वेक्टर P दे दें और इसका वेक्टर Q, तो इसको हम इस पर नापना शुरू करें तो इसको एक बार रखे, दो बार रखे, तीन बार रखे और तीन बार में आ गया तो ये इसका तीन गुना है, तो हम लिखेंगे वेक्टर Q 3 टाइम्स, तीन गुना किसके? वेक्टर P के। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लायर आ रहा है, गुणांक आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट K ले लेते हैं और प्लस माइनस लगा देते हैं। इस तरह से अगर कोई दो वेक्टर इस तरह से लिखा हो, Q इक्वल करके प्लस माइनस एक कांस्टेंट और P के, तो ये कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे, यानी एक ही सरल रेखा में ये काम करते हैं। या ऐसे लिखा हो वेक्टर A इक्वल प्लस माइनस एक कांस्टेंट K और तब B लिखा हो, तो यहाँ पर A और B कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो होता है वो विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में नाम से ही क्लियर है। सपोज करिए कि एक पॉइंट P यहाँ पर है और एक पॉइंट Q यहाँ पे है। अगर हम मूल बिंदु O से अगर P को ज्वाइंट कर दें तो ये P का पोजीशन वेक्टर OP हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे वेक्टर OP। और Q यहाँ पर पॉइंट है और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें इससे, तो O से Q तक का ये OQ वेक्टर हो जाएगा। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो P से Q को मिलाने वाला ये जो वेक्टर होगा, यानी इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश होता है वो उसका विस्थापन सदिश कहलाता है P से Q तक। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश विस्थापन सदिश होता है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमको वेक्टर PQ लिखना है, यानी P से Q तक का विस्थापन। तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, PQ लिखना है, PQ। तो P से Q की ओर जा रहे हैं तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। तो बाद वाला Q है तो इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे OQ। तो बाद में से पहले, तो पहले पड़ रहा है P वाला पॉइंट, तो OP को माइनस करेंगे। तो OQ माइनस OP लिखेंगे। सपोज करिए कि ये वेक्टर R1 से रिप्रेजेंट किया गया, इसका R2 से इसकी लंबाई R2 के बराबर, इसका R1 के, तो वेक्टर R1 लिखेंगे, इसको वेक्टर R2। तो इसके जगह पर वैल्यू लिखेंगे तो वेक्टर R2 लिखेंगे, इसका लिखेंगे तो वेक्टर R1 लिखेंगे। तो PQ इतना के इक्वल हो जाएगा। अगर सपोज करिए उल्टा आपसे पूछता है, PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, P से Q तक गया। सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट Q से P की ओर आ रहा है, तो PQP अगर आपको निकालना है, QP वेक्टर जो कि Q से P का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन सदिश, तो Q से P की ओर आ रहा है, तो QP, P बाद में है, तो OP वाले वेक्टर में से Q वाले यानी OQ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपको QP मिलेगा। और OP कितना है? OP R1 है, OQ R2 है। तो ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। तो QP ऐसे लिखेंगे। और यहां पर जरा एक चीज इंपॉर्टेंट देखिए, यहां R2 माइनस R1 है, यहां R1 माइनस R2 है। इसमें से निगेटिव कॉमन ले लें तो वेक्टर R2 माइनस R1 हो जाएगा। और R2 माइनस R1 जरा देखिए क्या है, PQ के है, यानी कि माइनस PQ हो गया। तो ये QP PQ के तो बराबर है लेकिन निगेटिव हो गया। तो आप देख रहे हैं PQ और QP दोनों माइनस के साथ जुड़े हुए हैं। तो QP वेक्टर अपोजिट होगा या निगेटिव वेक्टर होगा किसका? निगेटिव वेक्टर होगा ऑफ PQ के। तो QP PQ का निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की यही खासियत है कि एक पॉइंट से दूसरे की ओर गए तो ये इसमें से इसको माइनस कर देना है। अगर इधर से इधर आ रहा है तो इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो PQ और QP दो बराबर तो होंगे लेकिन दिशा उल्टा हो जाएगा, इसलिए दोनों निगेटिव वेक्टर भी हो जाएंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने आपको बताया। अब वेक्टरों को ऐड, सब्ट्रैक्ट ये सब कैसे करते हैं, यानी वेक्टरों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको जानने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टरों का योग, जोड़ना।
सदिशों का योग, वेक्टर एडिशन। सदिशों का योग यानी दो वेक्टर अगर आपको दिए गए हों तो उनको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। तो यहां पर दोनों वेक्टरों को जोड़ने के दो तरीके होते हैं। पहला जो होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड होता है, जिसको समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। यानी कि दो वेक्टर अगर आपको दिए गए हों तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसका परिमाण यानी लंबाई कितनी हो जाएगी, मात्रा कितना हो जाएगा और किस डायरेक्शन में उन दोनों का प्रभावी होगा। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लगा और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा। तो 5 और 10 दोनों जो फोर्स लगे हैं ये दोनों मिलकर इस पर कितना प्रभाव उत्पन्न करेंगे, ये इन दोनों का योग कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 और 5 आप जोड़ देंगे तो 10 और 5 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि दोनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए हैं, इसलिए यहां पर हम डायरेक्ट 10 और 5 को ऐड नहीं कर सकते। यानी यहां पर बीजगणित के नियम फेल कर जाते हैं, तो हमको सदिश के नियमों का उपयोग करना पड़ता है। आपसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है और इसमें 10 kg और मिला दिया गया, तो 5 और 10 मिलके 15 kg, यहां तो सही है, लेकिन यहां 10 और 5 मिलके 15 न्यूटन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको जोड़ने के कुछ नियम होते हैं, जिसमें समांतर चतुर्भुज का नियम देखिए क्या कहता है। सपोज करिए कि आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर आपका P है और एक वेक्टर आपका Q है, P और Q, और दोनों एक दूसरे से कितने डायरेक्शन में है, तो इसको हम आगे की ओर बढ़ा दें तो ये इनके बीच का एंगल है थीटा। तो दोनों वेक्टरों को हम कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने का तरीका ये होता है समांतर चतुर्भुज के नियम से कि दिए गए दोनों वेक्टरों के लंबाइयों के हेल्प से एक हम पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं कि ये दोनों उसकी दो एडजेसेंट साइड यानी कि दो संलग्न भुजा बन जाए। एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो एक भुजा ये और दूसरा थीटा एंगल पर झुका है तो इस तरह से दूसरा, और इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम आपको बनाना है, समांतर चतुर्भुज। यानी कि इस वेक्टर को P को बना लीजिए। सपोज करिए कि ये आपका वेक्टर P हो गया और जितने एंगल पर ये है यहां से एक एंगल बनाते हुए इसके हेड से नहीं जोड़ना है, पहले वेक्टर के टेल पर दूसरे वेक्टर को ट्रांसफर करना है उसी डायरेक्शन और उसी लेंथ के बराबर। तो ये हो गया आपका Q, तो ये हो गया P और ये हो गया Q। इसको आप यहां पर उतने ही लंबाई का उसी डायरेक्शन में यानी थीटा ही डायरेक्शन पर, अब इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। तो आप क्या करेंगे, यहां से एक आर्क लेकर और यहां से एक आर्क काटेंगे इस तरीके से, और इतना लेंथ लेकर के यहां से आप इंटरसेक्ट करा दीजिए और तब इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, और जब ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा तो इसका ये जो डायगोनल होगा ये P और Q का परिणामी सदिश R कहलाएगा। तो इसको हम वेक्टर R से डिनोट करेंगे और लिखेंगे परिणामी सदिश R इक्वल वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो इस तरीके से हम समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग करते हैं। यानी कि दिए गए दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित किया जाए कि एक समांतर चतुर्भुज निर्मित कर सकें, तो समांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण जो दोनों के क्रियाकारी बिंदु से होकर के जा रहा है ये परिणामी सदिश को रिप्रेजेंट करता है। तो ये समांतर चतुर्भुज का नियम है।